अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके खान साहब से मुलाकात और उनकी लिविंग कंडीशन की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है, तो क्या मामला डील की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात नहीं, ये कोई डील नहीं है। हम्म। मतलब ये डील नहीं है, ये गैर मामूली रिलीफ ज़रूर है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए उनको एक मुलाकात का मौका दे दिया कि इमरान खान से मुलाकात कर लें, और वो भी सलमान सफदर साहब को मौका दिया। केस तो लतीफ़ खोसा का था। ये जिस केस में ऑर्डर किया है उसमें वकील लतीफ़ खोसा थे, लेकिन जाने का, मुलाकात का ऑर्डर जो है वो सलमान सफदर साहब को मिला है फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे। वो मिलेंगे, वो कोई बयान नहीं देंगे मेरे, क्योंकि वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं। वो हम्म। अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे और अदालत की वो रिपोर्ट बाद में लीक हो जाएगी और वो मीडिया को जारी हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसके नतीजे में कोई इमरान खान का वो ट्वीट आ सकता है जो आम मुलाकातों में आ सकता है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के ऊपर एक अदालती जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अदालत का नुमाइंदा बन के जा रहा है, तो वो सियासी बात नहीं कर सकता। हम्म। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी है, अपनी कानूनी मुशावरत करनी है और उनकी सेहत और उनके सेल की सूरत हाल के हवाले से अदालत को रिपोर्ट पेश करनी है। मेरे ख्याल में एक मुलाकात जो पीटीआई चाह रही थी, इसके बाद दोबारा क्या करेंगे? ये मुलाकातें तो ऐसे ही बंद रहेंगी, फिर अलीमा खान की मुलाकात कैसे होगी, बाकियों की मुलाकात कैसे होगी? आज पीटीआई के, हालांकि याहिया अफरीदी साहब ने एक गैर मामूली रिलीफ दिया है जो रूटीन में सहूलत कारी। पाकिस्तान के आम कैदियों को ये रिलीफ हासिल नहीं होता अदालत से। देखिए ना, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है यकसा निज़ाम इंसाफ, कि सबको एक जैसा। क्या पाकिस्तान के किसी और कैदी के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया है आज तक? क्या कोई मोहम्मद दीन, सिराज दीन, नुमान दीन के लिए के पटिशन सुनते हुए कभी किसी उनके वकील को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया है? नहीं, इमरान खान के लिए किया गया है, इसीलिए हम इसको गैर मामूली रिलीफ कहते हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये गैर मामूली रिलीफ के नतीजे में ना उनकी रिहाई होनी है, ना ज़मानत होनी है। ऊपर से पीटीआई भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कहते हैं कि जब किसी बैनुल अक़वामी वफ़द ने आना होता है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पीटीआई और इमरान खान की पटिशनें लगाकर तासुर देते हैं कि अपोजिशन को अदालत से सुनवाई मिल रही है। अब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने मिलना था, तो उन्होंने ये रिलीफ का ऑर्डर कर दिया, ये पीटीआई वाले कह रहे हैं। हम्म। और अब उससे पहले जब इमरान खान की पटिशन लगाई थी तो आईएमएफ के वफद ने मिलना था। तो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो ऑप्टिक्स के लिए ऐसे ऑर्डर करते हैं। मैं नहीं समझता वो ऑप्टिक्स के लिए ऐसे ऑर्डर करते हैं, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया आज कोई याहिया अफरीदी पे इस पर खराज तहसीन नहीं पेश कर रहा, कोई उनका शुक्रिया नहीं अदा कर रहा, वो बल्कि ज़्यादा लानत मलामत कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सलमान सफदर पहले भी मीडिया से कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, वो केस की हद तक बात करते हैं, सियासी बात नहीं करते। इसीलिए लतीफ़ खोसा को इजाज़त नहीं दी गई, सलमान सफदर को दी गई है कि वो आके अदालत को रिपोर्ट पेश कर देंगे। इसके बाद जो उनकी इंसानी हकूक़ की पटिशन हैं, बहुत सारी पटिशन में यही रिपोर्ट काम आकर वो पटिशन खारिज कर दी जाएंगी। दुरुस्त फरमाया आपने। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपकी जानिब से जानना चाहूँगी, सवाल बड़ा सीधा है कि सीएम-केपी ने आज कहा है कि अगर मैं वफाकी हुक्मरानों से मुलाकात करूँगा, उनके साथ बैठूँगा तो बराबरी की सतह पर बैठूँगा। उनकी भूल है कि डरा लेंगे, धमका लेंगे, मैं खान के नज़रिए के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो क्या मुज़ाकरात के लिए वो माहौल बना रहे हो? नहीं, नहीं, देखिए, उनसे उनके कोर कमांडर से, डीजीआई से, आईजीएफसी से सबसे मुलाकात हो गई, एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया, केपी में फ़ौज के ऑपरेशन की राह हमवार हो गई। बराबरी की सतह पर बैठें, एक कदम ऊपर बैठें, एक कदम नीचे बैठें। जो इस्टेब्लिशमेंट को सुहेल अफरीदी साहब से चाहिए था फ़िलहाल दहशतगर्दी की लड़ाई में, वो ताउन सुहेल अफरीदी साहब ने उनको दे दिया है। जो ताउन पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को सुहेल अफरीदी से चाहिए था, वो ताउन सुहेल अफरीदी ने दे दिया है। अब वो जितनी मर्जी बड़के मारते रहें, बयान देते रहें, जो मर्जी करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। पोस्चर वो रखेंगे प्रो इमरान, मर जाएंगे, आज़ादी या मौत, ये वो, और पॉलिसी उनकी मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रो एस्टैब्लिशमेंट होती जा रही है। गंडापुर का ये मसला था कि उसका पॉलिसी और पोस्चर में फ़र्क नहीं था, वो जो कहता था वो वही था।
سہیل افریدی اسمارٹ آدمی ہے, وہ بیان یہ دیتا ہے جیسے عمران خان کے لیے مر جائے گا, اور اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مک گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے. آپ دیکھیں شفیع جان کے پیچھے بھی اب سوشل میڈیا پڑ گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جس راہ پر چل پڑے ہیں, اگلے 60 سے 90 دن کے بعد ان کا حال بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہی کرے گا جو گنڈا پور کا کیا ہے, کیونکہ جس راستے پہ وہ چل پڑے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا انہیں قبول نہیں کرے گا. تو اور جس راستے پر وہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا راستہ ہے اس پر سہیل افریدی چل نہیں سکتے, اس کی قیمت بہت بھاری ہے. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پالیسی اور پوسچر کا جو کھیل ہے سہیل افریدی کا, کہ ان کا پوسچر تو ایسا رہے گا کہ میں خان کے لیے مر جاؤں گا, اور پالیسی رہے گی کہ میں آپ کے ساتھ ٹھیک چلوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس پالیسی اور پوسچر کے کھیل کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. پچھلے 15 دن سے یہ کھیل جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا. مزمل صاحب، ایک اور کیس سامنے آیا ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور میں سیویج میں گر کر ماں بیٹی جو جاں بحق ہوئے تھے, کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, دیت دے کر ملزمان کی رہائی ہو گئی ہے. تو کیا یہ جو قانون ہے یہ امیروں کی سہولت کاری کے لیے بنا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا جی, وہ جو ہسبینڈ تھا اس کا, وہ بیوی کا, اور ان نے 85 لاکھ روپے لے لے, اور اس کے باپ نے 25 لاکھ روپے لے لیے. وہ جو خاتون اور وہ بیٹی مرے, انہوں نے 1 کروڑ اور کوئی آپ سمجھیں 15 اور 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اس کی دیت وصول کر لی ہے, جن افسروں کو مریم نواز نے جیل بھیجا تھا, اور جس ٹھیکیدار کو مریم نواز نے جیل بھیجا تھا ان سے انہوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دیت لے لی ہے. دیکھیں پاکستان میں کوئی شرعی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کوئی اسلام کے کانسیپٹ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, اور ہمیں اسلام کے قوانین کا بالکل بہت احترام ہے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں اجتہاد کا راستہ کھلا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تصادیت کا قانون جو ہے نا, یہ امیر جو ہیں اس کو مس یوز کر رہے ہیں پاکستان. آبشار ہوچتوئی کے کیس سے لے کر ایک لمبی لسٹ ہے کہ امیروں نے بندے مارے ہیں اور پیسے دے کے باہر آ گئے ہیں, قتل معاف کرا لیے. یہ قتل معاف جو آپ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے میں کرا لیں, 75 لاکھ روپے میں کرا لیں, وہ جرم جو ہے نا, اٹس اے کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ٹو. میں یہ نہیں کہہ رہا دیت کے نتیجے میں دیت نہیں ہونی چاہیے, چلو جی انہوں نے لے لیے پیسے, لیکن ویسے کیوں لیے پیسے؟ وہ کیا نقصان ہوا؟ اس کی بیوی اور بچی مر گئے, وہ اس کو کما کے دیتے تھے کہ انہیں 1 کروڑ روپے لے لے. اب بات یہ ہے, میں اس قانون کے کوئی اتنے حق میں نہیں ہوں. اب یہ جو ہے آپ دیکھیں نا جی, مریم نواز نے تو بندے اندر کر دیے اور انہوں نے پیسے لے لیے, ریاست بے اثر ہو گئی. مریم نواز نے خود بھی ٹویٹ کیا کہ ان کو جو اطلاع آئی ہے لوگوں سے کہ جی انہوں نے پیسے لے لیے اور ضمانت ہو گئی ہے. میرے خیال میں آج کے اس معاشرے میں ہمیں اس قانون پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ امیر غریبوں کی لاشوں کا جو سودا کرتے ہیں نا اس نام پر, یہ بند ہونا چاہیے. ویسے تو ریمنڈ ڈیوس بھی اسی قانون کی وجہ سے چھوٹ کے چلا گیا, شاہرخ بھی چلا گیا, اور میں 100 نام لے سکتا ہوں جنہوں نے دیت کے قانون کی وجہ سے اپنے قتل معاف کرائے ہیں اور وہ باہر پھر رہے ہیں. تو یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہے کہ ملزم باہر چھوٹ گئے ہیں پیسے کے سر پہ, صرف پیسے کے سر پہ لوگ جو ہے نا اس کے مجرم جو ہے وہ آج ضمانت باہر آ گئے ہیں, اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس قانون میں تبدیلی ہونے کی ضرورت ہے. مزمل صاحب، ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے احمد نورانی صاحب کا, کیا کامنٹ کریں گے؟ اس میں جو آپ کے بارے میں الفاظ یوز کیے گئے ہیں, پھر ایک ایونٹ کا تذکرہ کیا گیا. کوئی بھی نہیں. اب احمد نورانی صاحب کا نا ذہنی توازن خراب ہو گیا. وہ لکھتے ہیں مزمل سہروردی انتہائی غلیظ انسان ہے. اب آپ دیکھیں اگر تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دوسرے آدمی کو یہ کہہ سکتا ہے, میرا مطلب میری تو ان کی زندگی کی کوئی ملاقات بھی نہیں ہے. ایک ہی جرم ہے میرا, میں نے احمد وکاس گرایا صاحب کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے احمد نورانی صاحب کے کچھ مالی بدعنوانیوں کے بارے میں ذکر کیا, کیونکہ احمد وکاس گرایا اور احمد نورانی پہلے پارٹنرز تھے, تو ایک کمپنی انہوں نے بنائی تھی, تو اس میں احمد وکاس گرایا صاحب نے کچھ کامنٹس کیے تھے. اب انہوں نے دوسرا الزام احمد نورانی صاحب نے میرے اوپر لگایا کہ سابقہ دور حکومت میں میں نے اپنی فیملی کے ایک انڈر ایج فرد کو اشتہارات لینے کے لیے استعمال کرایا. دسو جی, میں وہ کیڑی آج کل وہ کر رہے, جیفری ایپسٹین کی فائل چل رہی ہے جو انڈر ایج گرلز کو
माइनर Pedophile. गर्ल्स को यूज़ करता था है अपने मकसद के लिए। कोई इल्ज़ाम लाता है अमन नूरानी साहब ने मेरे उत्ते कि मेरा ना मेरी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ना मैं कोई इश्तिहारां दा काम करना। ये साबका दौरे हुकूमत तो तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत बना ना। तो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तो मोहित पीरज़ादा साहब ने इश्तिहार लिए हैं। उन्होंने तो लिए हैं कोई 20 करोड़ रुपए के इश्तिहार, उनका एक रिसाला था उसको इश्तिहार मिले हैं। को फवाद चौधरी साहब, फरदौस आशिक अवान, फ़याज़ुल हसन चौहान, जितने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रहे हैं पीटीआई के दौर में, कोई एक दास्ते हुए कि मुजम्मल सोहरावर्दी को कभी 1 रुपये का इश्तिहार दिया। और मैंने तो कभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट से इश्तिहार नहीं लिया, ना पीपल पार्टी की हुकूमत से लिया। तो पीटीआई का तो मैं नाकद हूँ, उनसे मैंने कैसे लेना था। नूरानी साहब का दिमाग खिसक गया, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप तो अमेरिका बैठे ने और मुझ पे उन्होंने कहा था अमेरिका में दावा करूंगा, या पाकिस्तान में उन्होंने अहमद वकास गुराया के उस इंटरव्यू पर मेरे ऊपर दावा करना था, नोटिस भेजना था, जो उन्होंने नहीं भेजा। वो कहते हैं कि ऐसे गलीज लोगों की इंसानी माशरे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, पाई मैंने किसी जंगल से भेज दूँ। मैंने बोला अहमद नूरानी साहब आपका तो बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन हिल गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना साइको हो गए हैं बिल्कुल। कोई आपको समझ नहीं आती किस पर क्या इल्ज़ाम लगाना है। अमेरिका तो उसी बैठे हो, पहुँच गए हो पाकिस्तान तो, और आप समझते हैं 2 आर्मी चीफ्स की स्टोरी करने के बाद आपको बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो गए हैं और आपको हर एक पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का हक़ है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं इनका सबूत दें ना अपने वीलॉग में कि मुजम्मल कौन से अंडर एज सर क्या आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? अंडर एज फर्द के ज़रिए इश्तिहार लेता रहा है। मेरी कोई इश्तिहारी एजेंसी है, मैं कोई इश्तिहारों का काम करता हूँ। आप बताएं किसी को कि जी मुजम्मल साहब की ये एजेंसी है, इसको इश्तिहार मिला है, ये अंडर एज फ़र्द है। इस तरह के गलीज़ जो अब आप इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आप खुद काफ़ी जो है ना गिरे हुए इंसान हैं, और आपका दिमागी तवाज़ुन, अब आप एक मेंटली स्टेबल इंसान नहीं रहे हैं। और आपके बच्चे और आपकी एक बेगम यहाँ लाहौर में रुल रही है, मैं उस पर भी बात नहीं करना चाहता, घरों की लेडीज़ पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। निहायत ही बेहया और घटिया आदमी है। ठीक हो क्या मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मुकदमा कत्ल की समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट के एक जज को इम्पोर्टेड का, साथ ही कहा कि लाहौर से आने के बाद पता ही नहीं होता कि करना क्या है इन्होंने, और इनका मतलब क्या कोई और था, किसी और को मुखातिब कर रहे थे। अच्छा, ये इक़दाम कत्ल का केस था। 5 साल इसमें कैद होती है, जज साहब ने 4 साल दी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी कैद है आप उससे कम नहीं दे सकते, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कम तो दे सकते हैं ना। जज रियायत तो कर सकता है, मतलब अगर कत्ल की फांसी या उम्र कैद या वो देख सकता है। अब जज साहब को आजकल इम्पोर्टेड चीज़ों पे बहुत गुस्सा है, और वो समझते हैं इम्पोर्टेड वो है जो लाहौर से आया। भाई लाहौर से आने वाला इम्पोर्टेड कैसे हुआ? वो तो पाकिस्तान ही है ना जी, पाकिस्तान में से ही वो आया है। तो अब सूरत हाल ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर से ही आने वाले लोगों को भी इम्पोर्टेड कह रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को गुस्सा है सरफराज डोगर साहब पे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को गुस्सा है मिनाज साहब पे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्यों एक छोटे सिविल जज पे या उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं? जिस पे आए उस पे निकालें, बेचारे छोटे जजों पे निकाल कर क्या करना चाहते हैं? अफसोस होता है मुझे ऐसे रिमार्क्स देख कर। बसंत की बात करते हुए कि आज बानी पीटीआई की बहन नूरीन खान न्याजी की जानिब से भी बसंत का दिफा किया गया है, क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, ये पीटीआई ने पहले बसंत कैंसिल कराने अदालत भी गई थी। अब चूंकि अलीमा खान के बच्चे बसंत मनाते पकड़े गए हैं, तो अब इन सब ने बसंत को डिफेंड करना शुरू कर दिया, वरना पहले ये बसंत के खिलाफ थे। अब ये डिफेंड इसलिए कर रहे हैं कि अलीमा खान का बेटा चूंकि बसंत मनाते पकड़ा गया है, तो अब सारी बहनें मिलकर अलीमा खान के बच्चों के दिफा में आ गई हैं कि उन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया है। हालांकि बात ऐसी नहीं है। उन्होंने वो उस दिन पहिया जाम और शटर डाउन था, पीटीआई के लोगों को गुड्डी नहीं उड़ानी चाहिए थी, और अगर उड़ानी चाहिए थी तो 804 वाली उड़ानी चाहिए थी, तो 804 वाली तो उन्होंने उड़ाई नहीं है। बहरहाल बहन बहन का दिफा कर रही है, इसमें हम और क्या करें। मुज़म्मिल साहब, ये जो वीज़ा की बात हो रही थी कि वीज़ा मुस्तरद कर दिया गया है कासिम और सुलेमान का, तो क्या ये वाकई हकीकत है? अच्छा, कासिम और सुलेमान के वीज़े के हवाले से भी दिलचस्प तफसीलात सामने आएंगी। देखिए, जब आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको लिखना होता है पर्पज़ ऑफ विजिट, कि आप क्यों उस मुल्क में जाना चाहते हैं, और फिर लिखना होता है कि कब जाना चाहते हैं और कब वापस आ जाएंगे। ये दोनों चीज़ें, आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, ये 2 बातें आपको लिखनी पड़ती हैं। अगर पर्पज़ ऑफ विजिट लिखते हैं, कोई इन्विटेशन है, कोई सेमिनार है, कोई फैमिली विजिट है, जो भी आपने लिखना है आप वो लिखते हैं, और एक आपको डेट्स लिखनी होती हैं कि आप कब से कब तक वहाँ रहना चाहते हैं। वो कासिम और सुलेमान ने अपने वीज़ा फॉर्म पर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी थी।
جس کے بعد پاکستان ہائی کمیشن نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہے، آپ یہ دونوں باتیں لکھیں۔ انہوں نے ان 2 سوالوں کے جواب بھرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکمپلیٹ فارم دیا تو انہوں نے فارم مسترد کر دیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ کا موقف ہے وہ نیا فارم دے دیں اور یہ 2 سوالوں کے جواب ضرور دے دیں کہ وہ پاکستان کیوں جانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے پرپز آف وزٹ کیا ہے اور کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یہ 2 سوالوں کے جواب قاسم اور سلمان اپنے فارم میں نہیں لکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے مسترد ہوا۔ وہ یہ 2 سوالوں کے جواب جب بھی دے دیں گے میرا خیال ہے ان کو ویزا مل سکتا ہے۔ شاید وہ خود ہی نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ اہتمام حجت ہی تھا شاید یہ ویزے کی اپلیکیشن دینا، کہ بعد میں ہم کہیں گے کہ ہم نے تو ویزا اپلائی کیا تھا ہمیں دیا نہیں گیا۔ میری تو اس بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ قاسم اور سلمان پاکستان کے شہری کیوں نہیں ہیں؟ لیکن نا وہ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ جب وہ عمران خان کے بچے ہیں تو انہیں پاکستان کی شہریت رکھنی چاہیے تھی، انہوں نے آج تک پاکستان کی شہریت نہیں رکھی۔ عمران خان کے بچے پاکستان کے شہری نہیں ہیں، حالانکہ برطانیہ کا قانون انہیں پاکستان کی شہریت رکھنے کی اجازت دیتا ہے برطانوی شہریت کے ساتھ۔ بہت سارے ہمارے برطانیہ میں رہنے والے دوست ڈیول نیشنل ہیں کیونکہ وہاں بھی ڈیول نیشنل کا قانون ہے۔ تو یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ قاسم اور سلمان پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور انہوں نے پاکستان کی شہریت اپنے پاس نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے مزمل آوردی آفیشیل یوٹیوب چینل، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد